चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 12 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है महासागरीय जल के बारे में देखते हैं। क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? कहा जाता है कि जल ही जीवन है और जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है। पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली है कि यहाँ जलीय ग्रह है और यह पृथ्वी एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। और जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है। सूर्य अथवा सौरमंडल में अन्यत्र कहीं भी जल उपलब्ध नहीं है और सौभाग्य से पृथ्वी धरातल पर जल की प्रचुरता आपूर्ति है और हमारे ग्रह को जल के लिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। जलीय चक्र के बारे में देखें। जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग एवं पुनः प्रयोग किया जाता है और जल एक चक्र के रूप में महासागरों से धरातल पर और धरातल से महासागरों तक पहुंचता है। और जलीय चक्र पृथ्वी पर, इसके नीचे और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचरण की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन इसी पर निर्भर करता है। वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है और पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है और बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुर उपलब्धता है, तो जबकि बहुत से क्षेत्रों में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों अर्थात गैस, तरल और ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधस्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से भी है। यहाँ है जल चक्र के घटक एवं प्रक्रियाएं के बारे में देखें तो महासागरों में संग्रहित जल की प्रक्रिया वाष्पीकरण से होता है, वाष्पोत्सर्जन से, ऊर्ध्वापतन से होता है। उसके बाद वायुमंडल में जल का प्रक्रियाएं देखें कैसे होता है तो संघनन और वर्षण के माध्यम से। उसके बाद हिम एवं बर्फ में पानी की संग्रहण देखें तो यह हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहता है। और धरातलीय जल बहाव देखें तो ये धरातल के रूप में ताजा जल संग्रहण और जल रिसाव की वजह से होता है। अभौम जल संग्रहण या अभौम जल का विसर्जन और झरने से होता है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाए जाते हैं। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, जलवायु, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेती है। और उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीनीकरण योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि मांग तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में स्थानिक एवं कालिक दोनों रूप से जल का संकट पैदा हो जाती है और होता जाता है। और नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और अधिक बढ़ा दिया है। आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं तथा जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। उसके बाद देखते हैं महासागरीय अधस्थल का उच्च के बारे में। महासागर पृथ्वी के बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है और इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिन की प्रकृति एवं उनकी भू आकृति का अध्ययन करेंगे। और महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे में कितने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। और भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर एवं आर्कटिक। अनेक समुद्री खाड़ियां, गल्फ तथा अन्य निवेशिकाएं तथा इन 5 बड़े महासागरों के भाग है। और महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि अर्थात महासागरीय अधस्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल तथा विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। और महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त एवं सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये उभर खाबर होते हैं। और महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक और ज्वालामुखी एवं निक्षेप की प्रक्रियाएं से बनते हैं। उसके बाद महासागरीय अधस्थल का विभाजन देखें तो महासागरीय अधस्थल को 4 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, तीसरा है गहरे समुद्री मैदान और चौथा है महासागरीय गाभीर। उसके बाद इस विभाजक के अतिरिक्त महासागरीय तली पर कुछ बड़े तथा छोटे उच्च समुद्री लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटके, पहाड़ी या समुद्री टीला, निमग्न द्वीप और
खाइयाँ और खड्डक आती है। तो महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में देखें तो महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांक होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है और यह महासागरों का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त हो जाता है जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फों की ऊंचाई एवं महासागरों से दूसरे महासागर से भिन्न होती है और महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है और कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते तथा अत्यंत संकीर्ण होते हैं जैसे कि चिली के तट पर, सुमात्रा के पश्चिम तट इत्यादि पर है। और इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है और शेल्फ की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी है। महाद्वीपीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों तथा पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों तथा धाराओं द्वारा वितरित किए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्म ईंधनों के स्रोत होते हैं। उसके बाद महाद्वीपीय ढाल देखें तो महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिन और महाद्वीपीय शेल्फ को जुड़ती है और इसकी शुरुआत वहां होती है जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है और ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेश की गहराई 200 मीटर और 3000 मीटर के बीच होती है और ढाल का किनारा महाद्वीपों के समाप्ति को इंगित करती है और इसी प्रदेश में कैनियन यानी गंभीर खड्डक है और एवं खाइयाँ दिखाई देते हैं। उसके बाद गंभीर सागरीय मैदान देखें। गंभीर सागरीय मैदान तो गंभीर सागरीय मैदान सागरीय बेसिन के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट भाग होते हैं और इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है और ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृतिका एवं गाढ़ से ढके होते हैं। उसके बाद महासागरीय गर्त क्या है? तो ये महासागरों से सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खारे किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। अपने चारों ओर के महासागरीय तली की अपेक्षा से ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महासागरीय ढाल के आधार पर महाद्वीपीय चापों के पास स्थिर होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्रों में संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेट के संचलन के अध्ययन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है जिनमें से 32% महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में है। उसके बाद उच्चत्व की लघु आकृतियां के बारे में देखें तो ऊपर बताए गए महाद्वीपीय अधस्तल के प्रमुख उच्चत्व के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियां महासागरों के विभिन्न भागों में प्रमुखता में पाई जाती है। और इसमें देखते हैं मध्य महासागरीय कटक के बारे में। तो एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है जो एक विशाल और नमन द्वारा अलग किए गए होते हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 25 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती है। इसका उदाहरण आइसलैंड है जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। उसके बाद समुद्री टीला के बारे में, तो यह नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली के ऊपर की ओर उठता है और किंतु महासागरों के सतह तक नहीं पहुंच पाता और समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 45 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। और एम्पेयर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है और इसका एक अच्छा उदाहरण है। उसके बाद सबसे सपाट जलमग्न कैनियन के बारे में देखें तो ये गहरी घाटियां होती है जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की ग्रेट कैनियन से की जा सकती है और कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ पर और ढालों को आर पार कटती नजर आती है। और हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाने माना कैनियन है। उसके बाद निमग्न द्वीप, तो यह चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं निमग्न द्वीप और इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतरण के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती है और अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। और परवाल द्वीप देखें तो ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले परवाल भित्तियों से युक्त निम्न प्रकार के द्वीप हैं जो कि गहरे और नमन को चारों ओर से घेरे होते हैं और यह समुद्र यानी अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी
ये साफ खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। उसके बाद महासागरीय जल का तापमान देखें। इस खंड में भी विभिन्न महासागरों में तापमान की स्थानीय एवं ऊर्ध्वाधर विभिन्नताओं के बारे में बताया गया। महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं और स्थल की तुलना में जल के तापन और शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है। और तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखें तो महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है। पहला है अक्षांश। तो ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर चला जाता है। दूसरा है स्थल एवं जल का असमान वितरण। उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिण गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होते हैं। और तीसरा है सनातन पवन। तो स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवन महासागरों की सतही गर्म जल को तट से दूर ढकेल देती है और जिससे के परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाती है। परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरीय अंतर आता है, जिसके विपरीत अभी तटीय पवनें गर्म जल को तट पर जमा कर देती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। उसके बाद चौथा है महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है। गल्फ स्ट्रीम ये जो गर्म धारा है उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा जो ठंडी धारा है उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। ये सभी कारक महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करती है। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होती है। उसके बाद तापमान का ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज वितरण के बारे में देखें तो महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र यह दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान कैसे घटता है। और पार्श्व चित्र महासागर के सतही जल और गहरी परतों के बीच सीमा क्षेत्र को दर्शाता है। यह सीमा समुद्री सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे प्रारंभ होती है और कई 100 मीटर नीचे तक जाती है। और वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता यानी थर्मोकल लाइन के नीचे पाया जाता है और इन क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मध्य एवं निम्न अक्षांशों में महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझाया जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता यानी थर्मोकलाइन परत कहा जाता है और पहली परत के नीचे स्थिर होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, जहाँ थर्मोकलाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से होता है और यह विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर क्रमिक ढंग से कम होता जाता है और बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान के घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेल्सियस से होती है और औसत तापमान 20 डिग्री से अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री अक्षांश से तथा ध्रुवों के नजदीक 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। उच्चतम तापमान विषुववृत्त पर नहीं बल्कि इससे कुछ उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी एवं दक्षिण गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान क्रमशः 19 डिग्री सेल्सियस तथा 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और यह भिन्नता उत्तर एवं दक्षिण गोलार्ध में स्थल एवं जल के असमान वितरण के कारण होती है। चित्र जैसे 12.4 में महासागरीय सतह के तापमान के स्थानिक रूपांतर को दिखाया गया है। यहाँ पे
और यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है, क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से प्रेषित होती है। परिणाम स्वरूप गहराई के साथ साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान के घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होते। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है तथा इसके बाद तापमान के घटने की दर कम होती जाती है। उसके बाद महासागरीय जल की लवणता के बारे में देखें तो चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। और लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है और इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इससे प्राय प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है जो 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है। उसके बाद महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला कारक है महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा है तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा तथा ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने एवं पिघलने की क्रिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है। तीसरा है पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करके लवणता को प्रभावित करती है। और चौथा है महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती है। जल की लवणता तापमान एवं घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं और इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को परिवर्तित करती है। और ये है उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र। तो मृत सागर में है 238 प्रति हजार है और टर्की की वन झील में है 330 प्रति हजार और ग्रेट सल्ट झील में है 220 प्रति हजार है। और लवणता का क्षैतिज वितरण देखें तो सामान्य खुले महासागर की लवणता 33% से 37% के बीच होती है। चारों तरफ स्थान से घिरे लाल सागर में यह 41% तक होती है और जबकि आर्कटिक एवं ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35% के बीच पाई जाती है। और गर्म तथा शुष्क क्षेत्रों में जहां वाष्पीकरण उच्च होती है कभी कभी वहां की लवणता 70% तक पहुंच जाती है। प्रशांत महासागर के लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार एवं बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। और उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भाग में लवणता 35% से कम होकर 31% हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। और इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण इनके बाद यह 33% तक घट जाती है। और उसके बाद अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है और उच्चतम लवणता 15 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ एवं 30 डिग्री नॉर्थ तथा 20 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट के बीच पाई जाती है और यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती जाती है। उच्च अक्षांश में स्थिर होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होता है। काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में लाए जाने वाले ताजे जल के कारण कम होती है। और हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, जिससे के विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण एवं ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण होती है। अब चित्र यहाँ 12.5 में विश्व के महासागरों की लवणता को भी दर्शाया गया है।
उसके बाद लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में देखें। गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन आता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तन हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल में मिल जाने से घटती है, जैसे कि नदियों के द्वारा होता है। अब गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहां किसी प्रकार से पानी का हाश या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। महासागरों की सतही क्षेत्रों एवं गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर अस्पष्ट होता है और कम लवणता वाला जल उच्च लवणता और घनत्व वाले जल के ऊपर स्थिर होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है उसमें यह तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है तथा महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करती है। और यदि अन्य कारक स्थिर रहे तो समुद्री जल को बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाते हैं और इससे लवणता का स्तरीकरण हो जाता है।